सभी लोगों को नमस्कार। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों का प्रयास रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के अंदर एनर्जी बैंड किस प्रकार से बनते हैं। उस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोजन अणु के बनने की प्रक्रिया को समझा और यह देखा कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु या दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है दोनों परमाणुओं का, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर हमको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है और हमको दो ऑर्बिटल मिलते हैं। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन के सुपरपोजिशन से मिलता है और दूसरा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के सुपरपोजिशन से मिलता है। अब हम लोग चूँकि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर विशेष ध्यान देंगे, इसलिए आगे का जो डिस्कशन है वो सिलिकॉन के ऊपर हम केंद्रित रखेंगे और सिलिकॉन ही हमारे लिए एक उदाहरण होगा एनर्जी बैंड को समझने के लिए सेमीकंडक्टर्स में। और आगे भी जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे वो भी मुख्यतया सिलिकॉन के ऊपर आधारित होंगी, जब तक कि कोई दूसरा डिवाइस पर्टिकुलरली विशेषता इस बारे में नहीं कहा जाता है। हम लोग सिलिकॉन की ही बात करेंगे। तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि सिलिकॉन क्रिस्टल जब बनता है तो उसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस प्रकार से बनते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सिलिकॉन का अगर हम अभी देखेंगे, जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर Z वो 14 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एक सिलिकॉन एटम क्यों 4 वैलेंसी शो करता है और ये 4 अपने नेबरिंग या जो पड़ोसी परमाणु हैं उनके साथ क्यों यह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हम एनर्जी गैप को भी समझने का प्रयास करेंगे कि सिलिकॉन के अंदर एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप यह क्या चीज़ होता है। और अंत में हम लोग यह कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पर या 0 केल्विन के ऊपर हमारे कितने सारे एनर्जी स्टेट हैं वैलेंस बैंड में, कितने सारे एनर्जी स्टेट है कंडक्शन बैंड में सिलिकॉन के लिए, और उसमें से कौन से बैंड में कितने एनर्जी स्टेट भरे हुए हैं और कितने एनर्जी स्टेट खाली हैं। इस चीज़ को भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सिलिकॉन एटम से। सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर है 14 और ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर लिखें तो जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में वह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 है। नाउ n = 1 या जो फर्स्ट ऑर्बिट है और जो सेकेंड ऑर्बिट है यानी मुख्य क्वांटम नंबर 1 और 2, ये दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ तक n = 1 to n = 2 तक टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2, 4, 6, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हैं। और यह 10 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से नियॉन एटम में भी व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इतने को हम नियॉन के साथ लिख सकते हैं। और ये सारे चूँकि सबसेल्स भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए यह किसी भी बॉन्डिंग में या दूसरे परमाणु के साथ रिएक्शन में यह कार्य नहीं करते हैं, इसलिए आप इनको कोर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये सामान्यतया किसी रासायनिक प्रक्रिया में या बॉन्डिंग प्रक्रिया में यह भाग नहीं लेते हैं इलेक्ट्रॉन। n = 3 में 2 सबसेल हैं S और P,
इसमें 3s पूरी तरह से भरा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो n=3 में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही वे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या बॉन्डिंग बनाने में साथ के जो परमाणु हैं उनके साथ ये मुख्यतः यही अपना रोल निभाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्लॉट किया है जो एनर्जी लेवल है इन इलेक्ट्रॉन्स का, कूलाम्बिक पोटेंशियल। कूलाम्बिक पोटेंशियल किसका हुआ? न्यूक्लियस का, जहाँ पर 14 प्रोटॉन है। कूलाम्बिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? 1/r से। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस नापें तो ये कूलाम्बिक पोटेंशियल इस तरह से 1/r के हिसाब से वेरी करेगा, और धीरे धीरे ये जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये =0 बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है जो पूरी तरह से एटम से अलग हो चुका है। इसको हम आयोनाइजेशन लेवल भी कहते हैं। तो इस कूलाम्बिक पोटेंशियल डायग्राम में अगर आप देखें, जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है सिलिकॉन एटम के अंदर, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद का जो उपलब्ध एनर्जी स्टेट है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल। अगर हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसी को प्रदर्शित करना चाहें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन है अपोजिट है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर में जाएंगे उसी कंडीशन में जबकि वह पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करें। पॉलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर बिल्कुल समान नहीं हो सकते हैं। अंग्रेजी में इसको इस तरह से कहते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट। तो इस वजह से अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s सब शेल में हैं तो एक की स्पिन अप होगी, दूसरे की स्पिन डाउन होगी, तभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ में रह पाएंगे। तो 1s पूरी तरह से भरा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s भी पूरी तरह से भरा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 3p में हम देखते हैं कि ये जो 2 ऑर्बिटल हैं वो हाफ फिल्ड हैं। अब अगर ध्यान से देखें, अब हमारा फोकस जो रहेगा वो इन्हीं वैलेंस शेल के ऊपर रहेगा जो कि दूसरे परमाणु के साथ रिएक्शन करते हैं या बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यही वो इलेक्ट्रॉन है जो इसमें भाग लेंगे इस प्रक्रिया में। अब आप ध्यान से देखें तो जो 3s ऑर्बिटल है पूरी तरह से भरी हुई है और 3p ऑर्बिटल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 3s जो है चूँकि पूरी तरह से भरा है इसलिए वह और किसी बगल वाले परमाणु से कोई संबंध बनाने में या कोई बॉन्डिंग बनाने में इसके इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आने चाहिए। और 3p में 2 हाफ फिल्ड हैं, आधे भरे हुए ऑर्बिटल हैं, तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाएंगे। इसका मतलब है कि 3p में चूँकि 2 आधा भरे हुए ऑर्बिटल हैं तो ये सिर्फ 2 साथ वाले और सिलिकॉन एटम या कोई और एटम है उनके साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम एक्चुअली ध्यान से देखें तो होता क्या है कि सिलिकॉन अपने साथ में 4 और सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है जब सिलिकॉन क्रिस्टल बनाएंगे। सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे बनेगा? अभी हम बात कर रहे थे सिलिकॉन एटम की। सिलिकॉन एटम के एनर्जी स्टेट जो है या जो ऊर्जा स्तर है बिल्कुल डिफाइंड है, अलग अलग हैं और अच्छी तरह से डिफाइंड हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करेंगे या ठोस सिलिकॉन की बात करेंगे तो वह तभी बन पाएगा जबकि हम बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे के बहुत करीब लेकर के आएँ, बहुत पास लेकर के आएँ।
तो वहाँ पर यह पाया गया है कि सिलिकॉन 4 और सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी एक सिलिकॉन एटम साथ में 4 और सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब अभी इसके पहले हमने जो डिस्कशन किया उससे यह लगता है कि चूंकि 3s पूरी तरह से भरा है और 3p में सिर्फ 3p में 2 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, आधे भरे हुए हैं, तो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो पूरी तरह से दोनों जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड थे वो पूरी तरह से भर जाएंगे, जो आधे भरे हुए तो पूरी तरह से भर जाएंगे। इसका मतलब इसको सिर्फ अगर सिलिकॉन का ही हमें बॉन्डिंग बनाना है तो एक सिलिकॉन एटम को 2 और सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक सिलिकॉन एटम को बहुत सारे सिलिकॉन एटम के पास में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक सिलिकॉन एटम अपने साथ के 4 अन्य सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको समझने की ज़रूरत है। अभी n=3 जो है हमारा वैलेंस शेल है और आप जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो अगर इसके वेव फंक्शन को हम प्लॉट करें तो ये पॉजिटिव होगा हर तरफ और इसमें कोई एंगुलर डिपेंडेंसी नहीं है, ये चारों तरफ ये क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हालांकि उनके जो स्पिन हैं वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। जहाँ तक 3p ऑर्बिटल की बात है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3px, 3py, 3pz और हर एक जो सब ऑर्बिटल है 3p का, चाहे px है, py है, pz है, तो उसका शेप डम्बेल डमरू जैसा आप समझ सकते हैं उस तरह से होता है और इसका एक हिस्सा पॉजिटिव होगा, दूसरा हिस्सा निगेटिव होगा और यह 2 इलेक्ट्रॉन हर एक p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी px में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, py में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, pz में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑफकोर्स सबके स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। इसका मतलब है कि कुल जो इलेक्ट्रॉन हमको मिल सकते हैं 3p ऑर्बिटल में वो 6 हैं, यानी 3p ऑर्बिटल कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो s और p ऑर्बिटल की बात हुई। अभी हमारा प्रश्न यही है कि एक सिलिकॉन एटम 4 अन्य सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है। होता क्या है बेसिकली, जब आप सिलिकॉन क्रिस्टल बनाते हैं तो आप बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे के पास में ले आते हैं और बहुत छोटे आयतन में, बहुत छोटे वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम के अंदर उन सारे एटम्स को आप पास में रखते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है या काल्पनिक प्रयोग जिसको कह सकते हैं कि आप सिलिकॉन क्रिस्टल को बनाने जा रहे हैं तो इस तरह से आप बनाएंगे कि बहुत सारे आपके पास सिलिकॉन के परमाणु हैं और उनको आप एक बहुत से छोटे बर्तन में या बहुत छोटे आयतन के अंदर आप रखेंगे और कितने सारे सिलिकॉन के एटम हो सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में या वॉल्यूम में। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका होगा 10⁻23, 10 के घात 23, 10⁻23। बेसिकली यह अवोगाड्रो नंबर से संबंधित है, लेकिन मोटा मोटा यह जानिए कि लगभग 10 के घात 23 या 10⁻23 एटम्स वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आपको मिलेंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना डेंसली, कितना ज़्यादा घनत्व है इन परमाणुओं का सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर। इसका मतलब है कि बहुत करीब आपने इन सब एटम्स को एक दूसरे के किया हुआ है। सो आपने क्या किया कि एटम्स आर ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब होता क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रोचक बात है सिलिकॉन के केस में कि एक सिलिकॉन एटम है मान लीजिए और उसके चारों तरफ आप ढेर सारे सिलिकॉन एटम लेकर के जाते हैं, तो सिलिकॉन एटम के जो 3s और 3p ऑर्बिटल जो हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो जैसे ही आप उसको अन्य परमाणुओं के करीब लेकर के जाने की कोशिश करते हैं
तो सबसे पहले 3s और 3p ऑर्बिटल जो एक सिलिकॉन एटम का है वो आपस में ही वो ओवरलैप कर जाते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से सिलिकॉन का वो एटम जो कि बॉन्ड बनाने जा रहा है अपने साथ वाले एटम के साथ, जस्ट बिफोर, ठीक पहले बॉन्ड बनाने से उसमें क्या होता है, एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। उसको हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। तो एस में क्या है कि ये चारों तरफ पॉजिटिव है, पी में क्या है, डम्बल शेल में है, आधा हिस्सा नेगेटिव है आधा पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव हिस्सा है, या इसको नेगेटिव लोब बोलते हैं, क्योंकि एस तो पॉजिटिव है तो एस क्या करेगा, नेगेटिव हिस्से वाले लोब को कम करेगा और पॉजिटिव हिस्से वाले लोब को बढ़ा देगा। तो यह जो आपको एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल जिसको कह सकते हैं, या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसको हम साई हाइब्रिड HYB, साई HYB से भी प्रदर्शित करते हैं। वो इस तरह से दिखेगा, और आप देख सकते हैं कि एक लोब इसका छोटा हो गया है और एक लोब इसका बढ़ गया है। तो इस तरह से SPX के साथ भी कर सकता है, SPY के साथ भी करेगा और SPZ के साथ भी करेगा। तो हमको कुल कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, हमको कुल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं। जब बॉन्डिंग से ठीक पहले आपका क्या होगा, 3s 3px 3py 3pz के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसकी वजह से 4 हमको डायरेक्टेड ऑर्बिटल मिलते हैं। मींस ये एक डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में होगा, तीसरा तीसरे डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हमको 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, और इनका टेट्राहेड्रल कन्फिगरेशन होता है, या डायमंड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जितने पॉजिटिव वाले बड़े वाले लोब्स हैं उसमें आपके जो चारों इलेक्ट्रॉन वितरित हो जाएंगे इन हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम में। ठीक है, तो यही बेसिकली जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये आप कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से मिल रहे हैं। तो ये हमने पहले भी देखा है हाइड्रोजन एटम के केस में, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब 2 सिलिकॉन एटम को आप बिल्कुल पास पास में लेकर के आते हैं, तो वहाँ पर भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो मिलेगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा। अब होता क्या है कि ये मान लीजिए, अगर ये ध्यान से देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है एक एटम का, यह पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है दूसरे एटम का। दोनों को पास पास ले आएंगे तो यहाँ पर लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये दोनों एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पर एनर्जी स्प्लिटिंग होती है। तो ये जो लोअरिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही लोअरिंग आपके जो क्रिस्टल बनता है उसमें कोहेसिव फोर्सेज के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वो क्यों मिलता है? एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन से, और हमको मिलेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के वेव फंक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बहुत अधिक होती है अगर हम उसी की तुलना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में करें। और वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्यों हो रही? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है। सो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है दो सिलिकॉन एटम के बीच में, वो कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बीच में दोनों सिलिकॉन एटम्स के, वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही एटम के पास रहेगा, वह दोनों सिलिकॉन एटम के पास रहेगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये लोअरिंग जो हो रही है बॉन्डिंग स्टेट में,
वो आपके क्रिस्टल के अंदर कोहेसिव फोर्सेस को बनाती है, या बहुत सारे एटम्स मिलकर के एक मजबूत क्रिस्टल बना रहे हैं, उसका कारण यही है कि लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से कि लोअरिंग ऑफ बॉन्डिंग स्टेट एनर्जी। अब प्रश्न ये है कि कितने सारे हमको LCAO मिलेंगे और कितने सारे हमको एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे अगर हम एक सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहे हैं। और वो कैसे बना रहे हैं, हम बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स को एक बहुत छोटे वॉल्यूम में इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है, नंबर ऑफ LCA और नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, ये डिपेंड करता है कि नंबर कितने आप एटम्स को एक दूसरे के पास में ले आ रहे हैं। लेकिन अब जैसा हमने शुरू में कहा कि बहुत सारे एटम्स हैं, 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 10⁻23 LCAO हो जाएंगे तो उनके अंदर जो ऊर्जा का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, वो बहुत कम होगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि वो एक बैंड बनाएंगे, और जो उसमें जो सबसे कम एनर्जी वाला लेवल होगा वो टोटली सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होगा LCAO का, और जो सबसे अधिक एनर्जी वैल्यू वाला जो लेवल होगा वो टोटली एंटी सिमेट्रिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलेगा। इसी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिलिकॉन एटम है जो बिल्कुल अलग पड़ा हुआ, किसी और एटम के पास में नहीं है, बिल्कुल अलग है। उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि वैलेंस सेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में, और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में गए हैं। जब इस एटम के पास में आप ढेर सारे सिलिकॉन एटम और ले आते हैं तो बिफोर द बॉन्डिंग, जस्ट बिफोर द बॉन्डिंग होता क्या है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से। इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं यहाँ पे। तो उस जगह पे आपको 4 डायरेक्टेड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी वजह से यह जो सिलिकॉन एटम है अपने साथ 4 और सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब चूँकि बाकी एटम्स के साथ भी ये मिक्स हो रहे हैं या मिल रहे हैं, तो वहाँ पर बॉन्डिंग भी बन रही है और एटम के साथ में। और एटम्स कितने हैं हमारे पास, 10⁻23 के अराउंड हैं। तो होगा क्या, वहाँ पर एनर्जी स्प्लिटिंग भी होगी। आप जानते हैं कि जब 2 एटम को ले आते हैं तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, यानी 2 एटम को पास में ले आए तो आए कितने एटम, 2। और हमको टोटल नंबर ऑफ LCAO कितने मिले, 2। लेकिन वो 2 कितने कितने में बट गए, आधे में। आधा आपका मीन्स एक आपका एंटी बॉन्डिंग है और एक आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो अगर हम मान लीजिए n नंबर लेकर के आते हैं, n नंबर ऑफ एटम्स लेकर के आते हैं, तो जितने भी स्टेट्स, उसको आगे हम काउंट करेंगे कितने स्टेट बनेंगे सिलिकॉन में। आधे उसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे और आधे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि एनर्जी स्प्लिटिंग हो रही है और सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन भी हो रहा है वेव फंक्शन का। इसलिए आपको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मिलेगा और बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी मिलेगा। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है 10⁻23 के कि वो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। और इसकी वजह से आपको क्या लिखता है कि एनर्जी डिफरेंस दिखता नहीं, आपको लगता है कि कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ एनर्जी है या एनर्जी स्तर में बहुत कम परिवर्तन है। तो वो आपको एक बैंड, पट्टी जैसा दिखता है, न कि अलग अलग ऊर्जा स्तर जैसा दिखेगा। तो वैलेंस बैंड, चूँकि यह सारे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इसमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो समूह है, जो ग्रुप है,
उसमें भी इसी तरह से ऊर्जा स्तर का वेरिएशन होगा, बहुत कम ऊर्जा स्तर का डिफरेंस है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। तो वो भी एक, अगर आप इसको प्लाट करें तो एक चौड़ी पट्टी या एक बैंड जैसा दिखेगा, और हालांकि वो बैंड बहुत कम अंतर वाले ऊर्जा स्तरों को मिला करके बना होता है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बहुत कम है, नगण्य है, इसलिए यहाँ पर हमको बहुत कम इलेक्ट्रॉन या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, और वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन मुख्यतः हमको मिलेंगे। इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझें आप, मैं सिर्फ यहाँ पे वैलेंस स्टेट की ही बात करूँगा, और यहाँ पे जो कैपिटल आर है एक्स एक्सिस पे, ये बेसिकली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बता रहा है एटम्स के बीच का। तो जब एटम्स बहुत दूर हैं, लेट अस से यहाँ पे आर इनफाइनाइट है, यानी दो एटम बिल्कुल अनंत दूरी पर रखें या बहुत ज़्यादा दूर दूर रखे हैं, तो उनका 3s और 3p ऑर्बिटल में कोई परिवर्तन नहीं है, वो बिल्कुल डिस्क्रीट है, वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूसरे एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम n नंबर ऑफ एटम्स पास में लेकर के आते हैं, तो कुल कितने हमारे पास 3s वाले स्टेट हो जाएंगे। एक एटम होता तो 3s के 2 स्टेट थे, जब n एटम है तो 3s के 2n स्टेट होंगे। इसी तरह से जब p वाले में कितने स्टेट हैं, p ऑर्बिटल में आपके 6 स्टेट हैं, एक एटम में 6 स्टेट हुए। जब n एटम ले आएंगे तो टोटल कितने स्टेट हो जाएंगे, 6n स्टेट हो जाएंगे। तो 2n, अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिलिकॉन के केस में, 2 इलेक्ट्रॉन हैं s स्टेट में और 2 इलेक्ट्रॉन हैं p स्टेट में। तो अगर n नंबर ऑफ एटम ले आएंगे तो 2n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3s स्टेट में और 2n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3p स्टेट में। लेकिन हमने जैसा कहा कि जब आप बहुत सारे एटम्स को पास में ले आएंगे, तो एक जो इंडिविजुअल एटम है सिलिकॉन का, उसके s और p ऑर्बिटल मर्ज करेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, उसकी वजह से वहाँ पर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये ऑर्बिटल में अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन इनमें वितरित हो जाएंगे। लेकिन स्टेट हमारे पास कितने अवेलेबल होंगे, यहाँ पर जब ये मिक्सिंग हो गया, जब n नंबर एटम है, तो 2s में हमारे पास 2 स्टेट, p में हमारे पास 6 स्टेट, तो दोनों मिला के कितने हो गए, जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास 8 स्टेट हो गए। जब हमने n एटम्स को पास में रखा तो टोटल हमारे पास कितने अवेलेबल एनर्जी स्टेट हो गए, कितने एनर्जी स्टेट हमको उपलब्ध होंगे, 8n। और कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 4n या 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3s में 2n इलेक्ट्रॉन और 3p में 2n इलेक्ट्रॉन। अब आप और पास में लेकर के आते हैं सारे एटम्स को, जैसे जैसे r और कम होगा तो एनर्जी का स्प्लिटिंग हो जाएगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप मिलेगा। इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्योंकि यहाँ पर कोई ऊर्जा स्तर उपलब्ध नहीं है, तो आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नहीं पा सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड में पाया जाएगा या आपका कंडक्शन बैंड में पाया जाएगा। तो अब यहाँ पर वैलेंस बैंड में कितने हो गए स्टेट्स, 4n स्टेट्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन। तो एब्सोल्यूट जीरो पर, बिल्कुल 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स ये 4n स्टेट जो हमारे पास उपलब्ध थे वैलेंस बैंड में, उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसको भर लेंगे।
तो जितने हमारे पास ऊर्जा स्तर हैं वैलेंस बैंड में, उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होगा, पूरी तरह से भर जाएगा एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। और कंडक्शन बैंड में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आ गए। लेकिन ऊर्जा स्तर कितने होंगे, 4n। तो इसको हम समराइज इस तरह से भी कर सकते हैं कि सॉलिड बेसिकली क्या है कि आप बहुत सारे एटम्स को पास में ले आएंगे, वहाँ से एनर्जी लेवल विभाजित होंगे, ऊर्जा स्तर विभाजित होंगे। सिलिकॉन में लगभग 10⁻23 एटम्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको मोटा मोटा अगर आप n मान ले तो n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इसका मतलब है वहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल या कितने हो जाएंगे, n बॉन्डिंग एनर्जी लेवल हो जाएंगे, जो कि बहुत पास में क्लोज है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूम या कॉन्टिन्यूअस बैंड ऑफ एनर्जी। और चूंकि ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिल करके बने, इस नाते इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं, अभी भी यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिला है। ये जो कुछ भी है यह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा स्तर तो हैं इस बैंड में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हमको मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर किसी भी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम भेज सकें, तो अच्छी बात क्या है कि कंडक्शन बैंड में हमारे पास बहुत सारे ऊर्जा स्तर हैं, वो खाली हैं। और इस नाते इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में किसी तरह से पहुंच गया तो वह अपने साथ वाले ऊर्जा स्तर में बड़े आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी उसके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से चला जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस बैंड में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से चालकता बढ़ गई। तो कंडक्शन शब्द इसका हिंदी अनुवाद है चालन या कंडक्टिव, और ये विद्युत चालकता से संबंधित है। इस वजह से इस बैंड का नाम हमने कंडक्शन बैंड रखा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वही मुख्यतया आपकी विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की है उसको निर्धारित करेंगे। और अंत में एक बात और, साई ए ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो भी n क्लोजली स्पेस्ड एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से, और वो भी एक एनर्जी बैंड बनाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से खाली होगा 0 केल्विन पे। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जैसा हमने पहले कहा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी स्तर या एनर्जी स्टेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह आइडियली है आदर्श रूप में। बाकी अगर आप एमार्फस सेमीकंडक्टर्स आगे पढ़ें या डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स जिसके अंदर डिफेक्ट होंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको कुछ स्टेट मिल सकते हैं, लेकिन हम उनकी बात बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम यही मानेंगे कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी एनर्जी स्टेट या ऊर्जा स्तर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं मिलेगा। इस नाते उसको हम लोग फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। अब काउंट करें, जैसे हमने पहले कहा, अगर आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर ऊर्जा स्तर कितने हैं, s2 में 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 6। ठीक है, अब मान लीजिए n आइटम्स को आप पास में ले आकर के आप बना रहे हैं क्रिस्टल, तो 1s के संबंध में आपको 2n स्टेट मिल जाएंगे, 2s के संबंध में 2n स्टेट मिलेंगे, 2p6 के लिए 6n स्टेट मिलेंगे, 3s के लिए 2n स्टेट मिलेंगे, 3p के लिए 6n स्टेट मिलेंगे। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2n के लिए 2n इलेक्ट्रॉन, 2n में यहाँ पर है 2s2 में 2n इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6n इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है।
लेकिन जब हम वैलेंस शेल में जाएंगे तो 3s के करस्पॉन्डिंग 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 3p के करस्पॉन्डिंग में भी हमको 2n इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि p ऑर्बिटल में खाली 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4n स्टेट है। और जो भी हमारे पास उपलब्ध एनर्जी स्तर है वैलेंस शेल में, जब हम बहुत सारे एटम्स को पास में ला करके मिलाते हैं, वो टोटल कितना हो जाएगा 8n, और वह इक्वली या सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा। 4n बैलेंस बॉन्ड बनाएंगे और 4n कंडक्शन बॉन्ड बनाएंगे। और एब्सोल्यूट जीरो पर हमारे पास कितने हैं 4n इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट या निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो कहाँ चले जाएंगे, वो सब वैलेंस बैंड में रहेंगे, क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इसलिए वो क्या करेंगे, लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो वैलेंस बैंड है उस सबको ऑक्यूपाई करेंगे। तो हमारे पास एग्जैक्टली 4n स्टेट है और उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होगा और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होगा। किस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पर। और इसी वजह से जो सिलिकॉन है या जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो एब्सोल्यूट जीरो पर इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं। धन्यवाद।